दूसरे शेयर की बात करते हैं, वो है मिठास फूड। एक बार ज़रा आपके पास होगा अपने डाटाबेस में मिठास नाम की कंपनी है। वो मेरे को इसलिए याद आ रही है क्योंकि पिछली बार भी जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो ये बात हमने क्लियर कर दी थी कि ये हलवाई वाली कोई कंपनी नहीं है ना, ये दूसरे अलग तरीके से जुड़ी हुई कंपनी है। एक बार अगर मिठास दिखाएं तो विजय जी, आपने वो जो शेयर बताया था, जितना मेरे को याद है शायद 12-13 रुपये पे हमारा डिस्कस हुआ था। आज ये 18 रुपये हो गया और आज भी एथिकली देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, सिर्फ 2% नीचे है। सर उस समय क्या रीडिंग थी और इस समय क्या रीडिंग है अभी शेयर को? डिम्पी जी, आपको धन्यवाद, आपने याद रखा। ये कंपनी मिष्ठान फूड्स है, मिठास नहीं, सॉरी, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। ये प्राइमरीली चावल में काम करती थी और उस समय भी जब मैंने जब रिकमेंड किया था 12 रुपए के आसपास था, तो वहां से तो लगभग आपका 50% रिटर्न है अगर 18 रुपए के भाव को देखें तो। और मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये 22-23 रुपया बहुत आराम से जा सकता है। उसके कुछ रीजंस हैं। पिछले साल इसने जो नंबर्स किए थे, सेल्स नंबर्स, करीब करीब 600 करोड़ रुपए का इसका टॉप लाइन था और इस साल लगभग ये डबल करेगा, क्योंकि अभी तक ये करीब 600 करोड़ रुपया कर चुका है 2 तिमाही में और आगे 2 तिमाही बाकी हैं। तो अंदाजा ये है कि 1100-1200 करोड़ करेगा। तो जब सेल्स डबल हो रही हैं तो जाहिर है प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग डबल होने के चांस हैं। तो एक बात ये है। दूसरा, 2-3 इसको और बेनिफिट मिले हैं कि भारत सरकार ने जब ये नॉन बासमती बैन किया है, तो इस कंपनी ने अपने जो दुबई और सिंगापुर सब्सिडरी से ईस्ट एशिया से काफी नॉन बासमती जो राइस है, सॉरी, नॉन बासमती राइस को इंपोर्ट करके अपनी दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है, तो उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे को लगता है कि एक एक और अच्छी खबर इसमें ये थी कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ इसका करार हुआ था फॉर एथेनॉल। अब एथेनॉल के ऊपर भी जो जो शुगर बेस्ड एथेनॉल है या शुगर केन बेस्ड एथेनॉल है, उसके ऊपर सरकार ने रोक लगाई है, मगर इनका जो है वो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल बनाने का प्लांट है जो ये लगा रहे हैं। कमीशनिंग चल रही है और अगले साल कमीशनिंग पूरी हो जानी चाहिए। तो 1000 किलोलीटर पर डे का इनका प्लान है कि ये इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो ग्रेन बेस्ड तो अलाउड है ही। तो मुझे लगता है ओवरऑल चावल के साथ एथेनॉल भी है और इसमें मेरा ये मानना है कि आराम से आपको 22-23 का टारगेट मिलेगा। स्टेबल कंपनी है, बिल्कुल शांति से लेके रखिए और ये धीरे-धीरे आपको रिटर्न देके जाएगा। पीछे कमजोर बाजार में नतीजे भी आ रहे हैं, उनका भी फ्लेवर जरा चेक कर लेते हैं। एशियन पेंट्स के नतीजे आगे हैं और मुनाफा आया है 1450 करोड़ रुपए का। अभी एजेंसीज के हवाले से ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं और जब आंकड़े आएंगे रिफाइंड होकर थोड़े आ जाएंगे, इस पर हम व्यू भी लेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर नजर रहेगी, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ निकल के आती है एशियन पेंट्स के लिए। हालांकि एक जो कंफर्ट वाला फैक्टर रहा है वो रहा है क्रूड। हमने देखा कि लार्जली 75 से 85 डॉलर के बीच में ही कच्चा तेल रहा है, जो कि इनके लिए एक की रॉ मटेरियल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट टाइम हमने देखा था कि डेकोरेटिव सेगमेंट वाला जो चीज़ थी वो फोकस में रही थी। 1.5% नीचे फिलहाल ये शेयर कारोबार कर 3246 रुपए के आसपास का भाव है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि जो कंजम्पशन वाले जो शेयर थे वहां पर प्रेशर बना हुआ था, उसमें एशियन पेंट्स भी शामिल था। लेकिन नतीजे आने के साथ ही एक हम तेज कट देख रहे हैं और बाकी आंकड़ों का इंतजार है कि एशियन पेंट्स के बाकी आंकड़े कैसे निकल के आते हैं। लेकिन 0.25% नीचे ये शेयर दिन के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ। एक क्विक व्यू लेंगे आपसे कुणाल, एशियन पेंट्स कोई ट्रेड बनता है अभी? अभिषेक, एशियन पेंट की बात करो तो जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा व्यू अभी स्टॉक में अवॉइड करने का है, क्योंकि आप वॉलेटिलिटी देखो, हाईएस्ट वॉलेटिलिटी अभी देखने को मिल रही है। अगर मैं सिंगल कैंडल पे बात करूं तो ऊपर में 3288 और नीचे 3199 का लो बनाया है। तो फिलहाल मैं इस स्टॉक को अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। ठीक है, हालांकि नंबर को मैंने प्राइमा फेसी किया, मेरे हिसाब से तो नंबर ख़राब नहीं है, लेकिन अभी अवॉइड की कैटेगरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास अच्छे नंबर और ना बैड डे आ जाते हैं। कुछ कुछ मेरे को एशियन पेंट्स के देख के ऐसे लग रहा है कि नंबर ठीक है बट बैड डे ट्रीटमेंट हो रहा है। तो बैड डे का ट्रीटमेंट कहने का मतलब कि मार्केट के अंदर कोई रिदम नहीं, कोई पुल बैक का साधन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, अच्छी चीज़ों को इग्नोर, बुरी चीज़ों की मल्टीपल पनिशमेंट्स, कुछ कुछ वैसे ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। मैं एक छोटे मोटे आपको पॉइंट्स इसमें से बता देता हूँ।
जैसे कि मैंने कैसे देखा कि मेरे को इसका बिट मार्जिन, क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ना वो 21.5% के आसपास का मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्जिन करीब 22% के आसपास है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1410 करोड़ रुपए के आसपास की आएगी, 1448 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर हमको दिख रहा है। कंसो आई भी उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा ही दिखी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई वाई सब चेक कर लीजिएगा। मैं जितने भी नंबर आपको बोल रहा हूँ सब वाई वाई बता रहा हूँ, और वाई वाई बेसिस पर मेरे को नंबर उतने ख़राब तो नहीं दिखे हैं एशियन पेंट्स के। बट हाँ, फिर भी मैं बोलूँगा कि गुड नंबर ऑन अ बैड डे ये ज़रूर आज होता हुआ दिख रहा है। से लेवल्स है जिन्हें रिस्पेक्ट बाजार कर सकता है। क्या बड़े सपोर्ट लेवल्स हैं सुदीप? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सुदीप, कौन से बड़े सपोर्ट लेवल्स को आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं इंडेक्स पर? क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं यहाँ से, और क्या स्लिप हो सकता है, पुल बैक आ सकता है, कैसे प्ले करना चाहिए? नमस्कार प्रियंका जी, नमस्कार डिम्पी जी, और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जो हिसाब से हमने सुबह से देखा है, जो एक फॉल आया है और वो एचडीएफसी बैंक से शुरू हुआ है और काफी अब लार्ज कैप्स में भी हम देख रहे हैं, और निफ्टी तकरीबन 400 सवा 400 पॉइंट अब टूट चुका है। और इसी के साथ निफ्टी अपना जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 21,570-80 के आसपास है, उसी को अब रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है यदि ये 21,570-80 के नीचे फिसल जाता है, जो अगले अब यहाँ से सिर्फ 25-30 पॉइंट महज रह गए, तो इसके नीचे अगला सपोर्ट जोन 21,400 21,450 का रहेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा वीकनेस और बढ़ सकता है, और आने वाले कुछ 1-2 सेशन में एटलीस्ट एफएनओ काउंटर्स में थोड़ा प्रेशर और बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पे लिवरेज थोड़ा ज्यादा है। और बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी जो हमने देखा है कि जो एक पूरा अपमूव आया था बैंक निफ्टी में 42,100 से लेके 48,600 तक का, उसका 38% जो रिट्रेसमेंट है वो तकरीबन 46,000 46,100 के बीच में है स्पॉट लेवल्स पे। यदि इसके नीचे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, पर इसके नीचे यदि फिसल गया तो अगला जो सपोर्ट बैंक निफ्टी में बनेगा वो है 45,400 45,500 का। तो मेरे लिए 21,570 स्पॉट पर और 46,100 46,000 बैंक निफ्टी के स्पॉट पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिलहाल बॉटम फिशिंग फिर भी नहीं करना चाहिए। एक दिन मार्केट को थोड़ा रुक के हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, और फिर ही हमें स्टॉक पिकिंग्स वो हिसाब से अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। सुदीप, यानी आपके जो सपोर्ट लेवल्स आप बता रहे हैं वो करंट लेवल से बहुत दूर नहीं है, बहुत पास नहीं है। आप बता रहे हैं 21,570, यहाँ से 30-32 पॉइंट की दूरी है। तो देखते हैं, वॉच करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सुदीप कह रहे हैं कि यहाँ पर अब भी बॉटम फिशिंग करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 450 पॉइंट, 450 पॉइंट लगभग निफ्टी टूट चुका है। तो क्या यानी और इंडिकेशन स्लिपेज के हैं? वेट एंड वॉच करना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। तो एक बार यहाँ से अब ट्रेडिंग आइडियाज क्या बन रहे हैं? कुणाल परार भी है हमारे साथ। कुणाल, गुड आफ्टरनून। आप कैसे इस वक्त मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं? क्या शॉर्ट के मौके ज्यादा ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि पुल बैक के मौके भी दिख सकते हैं? क्या है आपके ट्रेडिंग आइडियाज? वेल, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, आपको एंड डिम्पी जी को, एंड पूरी पैनलिस्ट टीम को। नाउ मेरे जो ट्रेडिंग आइडियाज है वो मिक्स है। सबसे पहला शॉर्ट वाले आइडिया की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज देखने जाए तो उस पर्टिकुलर काउंटर में हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है आर्ली चार्ट पे। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, साइडवेज मोमेंटम का ब्रेकडाउन भी दिया है। स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में फर्दर लेवल से भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 751 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 767 के एसएल के साथ यहाँ पे बेचने की सलाह है। टारगेट की बात करें तो 735 720 के दो टारगेट हमें एसबीआई कार्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई कार्ड यहाँ पे बेचने की सलाह है, लेकिन सामने एक ऐसा काउंटर है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है, प्लस काउंटर ने काफी अच्छा सपोर्ट भी लिया हुआ है। स्टॉक का नाम है ल्यूपिन। आप देखो तो आली चार्ट पे 1370 1370 का सपोर्ट काउंटर ने लिया है। पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लेके काउंटर ने हमें ऊपर में 1430 तक के लेवल दिखाए थे। तो प्रेजेंट लेवल से लूपिंग फ्यूचर खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट 1430 पहला टारगेट, और जैसे ही ब्रेक होता है 1475 1475 दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई कार्ड यहाँ पे बेचने की सलाह है और लूपिन यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है।
तो एसबीआई कार्ड को बेच रहे हैं और आप डिफेंसिव स्टॉक्स को प्लस कर रहे हैं, तो बाजार में ऐसे मौके पे डिफेंसिव बेट्स बढ़ जाती हैं। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ। विजय, आज बड़ा कल्प्रिट एचडीएफसी बैंक है, इस बैंक के नंबर्स को एक बार डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि जब से इसका मर्जर हुआ उसके बाद और 2 क्वार्टर हो गए, स्ट्रीट को यही एक्सपेक्टेशन थी इसके मार्जिन इंप्रूव होंगे। हालांकि नो डाउट स्टॉक इज एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, ब्रांच एक्सपेंशन भी है, ठीक है, भले गाइडेंस थोड़ी कम दी हो, लेकिन क्या स्ट्रीट इस वक्त मार्जिन रिकवरी ही बड़ी चीज है जिसे देखना चाहता है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में भी रिकवरी बहुत डिले के साथ दिख रही है और इतना शार्प रिएक्शन आ जाए? प्रियंका, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, कुछ एक कारण है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम देख रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब से मर्जर हुआ उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक पे प्रेशर है। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पिछले 5 से 6 सालों को अगर आप देखिए, कितने सारे नए बैंक्स सामने आ चुके हैं। उन सारे बैंक्स का एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन चुका है और बहुत एक्सपेंशन कर चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि अब फिजिकल बैंक ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होती जा रही है। पेमेंट बैंक्स हैं, वहां पर भी आप अगर सेविंग्स में पैसा रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। पेटीएम जैसे बैंक्स भी हैं। तो जब आप ये समझिए कि बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है क्या, कॉर्पोरेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, लोन्स के लिए रिक्वायरमेंट है, मगर जो रिटेल में जिस तरीके के मार्जिन्स पहले मिला करते थे, वो अब मार्जिन्स अवेलेबल नहीं होंगे, वो स्ट्रेच होते चले जाएंगे। सेकेंडली, हर एक जो ब्रांच है, ब्रांच का मतलब कॉस्ट है, जो केपेक्स लगता है ब्रांच को डेवलप करने में, वो एक कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है। उसके अलावा बहुत सारी वहां पे हर चीज मेंटेन, एक फिजिकल ब्रांच मेंटेन करने का एक रनिंग कॉस्ट है। तो इन सब के चलते हुए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो एचडीएफसी ने खड़ा किया है, वहां पे मार्जिन्स के ऊपर स्ट्रीट की चिंताएं हैं। मुझे लगता है कि इस पर मैनेजमेंट जरूर काम करेगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि कुछ आइटरेशंस होंगी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज में स्मार्ट साइजिंग की जाती है, फ्लैप कट किया जाता है, और फ्लैप कट करने के बाद बैलेंस शीट्स अच्छी हो जाती हैं, जो फालतू के खर्चे हैं वो कम कर दिए जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। तो एचडीएफसी की मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट मैनेजमेंट रही है। इस तरीके का बैंक मुझे आज भी याद है, पुरी साहब ने एक बार बहुत अच्छा एक इंटरव्यू दिया था कि 30% ग्रोथ फॉर 30 क्वार्टर्स, और काफी साल पहले की बात है। तो ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसने इस तरीके की ग्रोथ दिखाई है, मगर जब एक साइजेबल नंबर हो जाता है तो वहां पर उस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली हिट होती हैं, खासकर मर्जर के बाद। पर मुझे लगता है इस फॉल के बाद एचडीएफसी विल डू अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग, और मैनेजमेंट इस पे करेक्टिव स्टेप्स लेगा। और जो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जो अभी लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा रुके, लेट द स्टॉर्म एक्चुअली फिनिश। और मैं यही कहूंगा, फिलहाल एचडीएफसी से दूर रहें, मगर मार्केट में बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे काफी सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम थ्रू द शो बातचीत भी करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक से भी दूर रहिए, थोड़ा सा मामले को स्थिर होने दीजिए। लेकिन अगर आपका निवेश है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक में नहीं आना है इस वक्त। लेकिन बाजार की अगर बात करें तो निफ्टी की जो गिरावट है वो 450 अंकों से भी ज़्यादा की हो गई है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 1955 करीब करीब 2000 अंक गिरावट और बढ़ रही है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी बैंक का योगदान तकरीबन 1550 अंकों का है, और निफ्टी की बात करें तो वहां पर आधे करीब करीब 450 अंक नीचे निफ्टी है, 225 अंक अकेले अकेले एचडीएफसी बैंक का है इसमें। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, जरा सुदीप से समझ लेते हैं कि ट्रेड के मौके बाजार में बन कहां पर रहे हैं। सुदीप जी बताइए, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज के लिए? मेरे 2 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, एक बाय और एक सेल में। पहले बाय का बता देता हूँ। बाय का सौदा है मिदानी, मिश्रा धातु निगम। हमने देखा है कि आज यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा गया था, 5-5.5% तक की तेजी भी है, और जो पिछले 1.5-2 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसमें से हमें ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है। प्लस डेली, वीकली और मंथली चार्ट सभी पे सब टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे मिधानी को बाई किया जा सकता है 420 के स्टॉप लॉस से 460 के टारगेट के लिए। और मेरा दूसरा पिक है कंटेनर कॉर्पोरेशन शॉर्ट। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉनकॉर में जो हमने देखा था कि 1 जनवरी से एक मूव आया था 860 के आसपास से 920 तक का, स्टॉक ने ये पूरा जो मूव था
उसको नलीफाई करके आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के नीचे अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि प्राइस एक्शन 4-4.5% नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छा शॉर्ट बिल्डअप भी हमने देखा है। तो मुझे लग रहा है 859 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 820 के टारगेट के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन को शॉर्ट किया जा सकता है। कॉनकॉर शॉर्ट है, एक शॉर्ट की कॉल, दूसरी बाय की रणनीति। मिश्र धातु निगम यानी कि मिधानी 5% ऊपर ऑलरेडी ये शेयर है 430 रुपए के भाव पर, लेकिन 460 रुपए तक जाने का ये दमखम रखता है।